गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अलगोजा कहानी का तीसरा भाग लेकर के मैं एक बार फिर से आप सभी का ध्यान आपकी पुस्तक की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। जी हाँ, पांचवा भाग आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले की जो भाग है उसमें आपने जाना कि रघु का ब्याह होते ही घर में बंटवारे की नौबत आ गई, क्योंकि रघु की जो पत्नी थी वो पन्ना के साथ अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं जो है पन्ना के बच्चों का जो है भरण पोषण करूं या मैं उनकी सेवा सहायता करूं। आइए भाग पांचवा देखते हैं। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पौ 12 हैं, मतलब हमारा पलड़ा भारी है। झटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली गई। उसकी टेक, उसकी जिद पूरी हो गई थी। मुलिया पानी लेकर आई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। अब देखिए यहाँ पर स्थिति जो है संवेदनशील होती जा रही है। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? जो 14 साल का बच्चा था, पन्ना का सबसे बड़ा, वो कहता है, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, अपने कमरे में जो है पड़ी वह सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। लू मतलब ये जो गर्म हवाएं हैं। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। हवा में जो आम नीचे गिर पड़े थे उसको उठा रहे थे। रघु ने लड़कों को बाहर घूमते देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाट पर पड़ा रहा। सहसा अचानक मुलिया ने आकर कहा, अब उठोगे कि अभी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे थे, भूखे मर रहे थे, उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप खाया। अब आराम से सो रही है। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। ये मुहावरा है, मतलब कोई मान सम्मान जहाँ पर न हो उससे संबंधित यह मुहावरा है कि मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे की गरज क्या है जो मेरी खुशामद करे, जो मेरी चापलूसी करे। रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। ये छठा भाग देखेंगे अब। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नोन न छिड़क, मतलब कि मुझे और तकलीफ मत दो। तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। पीठ में धूल लग रही है मतलब मेरा सम्मान जो है वो खत्म होता जा रहा है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया, जिन बच्चों को मैं डांटता था, उन्हें आज कड़ी आंखों से भी देख नहीं सकता। मुलिया, मैं कसम दूंगी, नहीं चुपके से चलो, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। मुलिया ने कहा कि मेरा खून ही पीना अगर तुम खाने के लिए ना उठना। तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी कसम देने लगी और कहा कि तुम्हें मेरी कसम है, नहीं चलो खाना खा लो। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा।
रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था, जहर की तरह लगता था। पानी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया? कसम पूरी की। आइए 7वें भाग की तरफ चलते हैं। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। कहानी और आगे निकल गई है। रघु के 2 लड़के हो गए। 2 लड़के हो गए। आंगन में दीवार खिंच गई थी। खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 29 की हो गई थी, 29 ईयर्स का हो गया था। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू, जो कि उसका दूसरा भाई था, गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब मदरसे जाता था। मदरसा मतलब जो पढ़ाई के लिए जो उस समय के स्कूल होते थे उनको मदरसा बोलते थे। तो केवल लक्ष्मण अब मदरसा जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थीं। पन्ना और मुलिया तो समझते हैं आप। पन्ना जो है वो रघु की दूसरी मदर थी और मुलिया उसकी पत्नी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा, मुलिया मतलब उस जो रघु के बच्चे थे, मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते। पन्ना के ही पास जो है वो दोनों बच्चे रहते थे। जो रघु के दोनों बच्चे थे वो अक्सर पन्ना के पास, अपनी दादी के पास रहते थे। वह उन्हें उबटन मलती, वहीं काजल लगाती, वहीं गोद में लिए फिरती। मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का अर्थ होता है एहसान का, एक भी शब्द न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। पन्ना को नहीं लगता था कि वो मेरे लिए इसके लिए एहसान माने। वह जो कुछ भी करती निर्व्याज भाव से करती, निस्वार्थ भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी। वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। कुछ ऋण भी हो गया था, कर्ज भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता, स्वार्थपरता का अर्थ है स्वार्थ से भरा, अदूरदर्शिता मतलब दूर तक जो न सोचे, जो दूर की न सोचे। तो मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो अब तक वह पेंशन पा जाता। मज़े से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते, वह सलाह देता, महतो बना फिरता। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा, बुखार रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही सब अच्छा हो जाएगा। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से भी बात न करते। दवा दारू तो क्या कराते, उसका और मजाक उड़ाते। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता, मजाल थी कि ऐसी औरत यों जिद करती। यह सब भैया की ही चाल थी, सब सधी बधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। यहाँ पर रघु की मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही कारुणिक यहाँ पर एक अवसर इनके जीवन में आता है। और तब क्या होता है वो आगे देखते हैं 8वें भाग में। मुलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। बेचारी अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उसे यह कहता हुआ मालूम होता, मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। इस तरह दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मांडने चली। खलिहान पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मांडने लगी। बैलों को हाँकती और रोती थी। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता, तोतली आवाज में। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा।
उस समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को उठाकर प्यार करती हुई, लड़कों को मुझे क्यों ना दे आई बहू, हाय हाय बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है, जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ, अभी तो जी रही हूँ, जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी, 3 लड़के तो हैं, और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले पहले गन्ने में ईख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है, ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। तुझे विश्वास है न आएगा जब से भैया मरे हैं। केदार, तुझे विश्वास है ना आएगा जब से भैया मरे हैं। केदार को बड़ी चिंता हो गई है, दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं हैं। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था, मड़ैया मतलब घास फूस के छप्पर के नीचे बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है, तो बोला अम्मा भैया इस अलग्योज के दुख से मर गए। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, अभी उनकी उम्र ही क्या थी। भैया इसी अलग्योज के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त न सूझा, नहीं उससे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों में आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची संवेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु और शुभेक्षु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई थी। पहली बार आत्मा ने अलग्योजे को धिक्कारा। आखिरी भाग देखेंगे अब। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है, केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आईं, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कहा तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई कि उसका दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। पन्ना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया, सच, किस गांव की है। पन्ना, अभी ना बताऊंगी, बस यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए। तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, क्या कहती हो अम्मा जी। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है। दांत लगाए मतलब तुझे पसंद किए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती नहीं है। वैधव्य के शोक से, विधवा जीवन के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ उसने खोया था, वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही आकर्षक, वही लोच। तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना भी आपने पढ़ी। कलम के जादूगर, कलम के सिपाही कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी ही अद्भुत रचना की है ये। और कहानी का नाम आपने जान ही लिया है, अलग्योजा।
आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आगे आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।